नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ये विषय सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरे हमारे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राज्य भिवानी जिले की, जहां पर हाल फिलहाल ही में एक टीचर मनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 11 अगस्त 2025 का दिन था। रोजाना की तरह उस दिन भी मनीषा तैयार होकर अपने स्कूल जाने के लिए निकलती है, क्योंकि वह एक प्ले स्कूल में टीचर की जॉब किया करती थी। मनीषा के घर की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, वह पैसे से ज्यादा मजबूत नहीं थे। मनीषा के पिता मजदूरी का काम किया करते थे और ये बात मनीषा भी अच्छी तरीके से जानती थी कि उनकी घर की कंडीशन सही नहीं है, और इसी के चलते मनीषा चाहती थी कि वह पैसे से अपने पिता की और अपने परिवार की मदद करे, और यही सब सोचकर वह एक स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर लेती है और साथ में पढ़ाई भी करती है। जब 11 तारीख को मनीषा अपने स्कूल जाती है तो वहां जाकर उसको पता लगता है कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले हुए हैं और वह ये फॉर्म अप्लाई करना चाहती थी। इसी के चलते वह अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है और इसी के बारे में पता करने, एडमिशन के बारे में सारी डिटेल लेने आज मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, तो मैं घर आने में थोड़ा लेट हो जाऊंगी। इसके बाद पिता हर पिता की तरह उसको कहते हैं कि बेटा ध्यान से जाना और टाइम से घर वापस आ जाना। अब समय बीतता जाता है, शाम के करीब 6:30 बज जाते हैं, लेकिन मनीषा घर वापस नहीं आती। तभी मनीषा के पिता संजय के पास एक कॉल आती है। जब तक वह कॉल रिसीव करके सिर्फ बात ही करने वाले थे उससे पहले ही फोन कट जाता है। इसके बाद पिता संजय वापस से मनीषा के फोन पर कॉल करते हैं तो उधर से मनीषा का फोन स्विच ऑफ आता है। यहाँ पर उसके पिता थोड़ा घबरा जाते हैं तो वह दौड़कर मनीषा के कॉलेज जाते हैं और वहां जाकर स्टाफ से पूछते हैं कि आज यहाँ पर मेरी बेटी फॉर्म भरने के लिए आई थी लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंची। मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, लेकिन अंदर जो स्टाफ बैठा था वह 3 सदस्य थे और उन तीनों ने ड्रिंक की हुई थी। वह मनीषा के पिता से कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और आप कल आना। इसके बाद मनीषा के पिता बाहर आकर पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और पिता संजय से पूछती है कि आपको क्या परेशानी है। फिर पिता संजय बताते हैं कि मेरी बेटी सुबह कॉलेज में फॉर्म भरने आई थी लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची, और जब मैं अंदर जाकर स्टाफ से बात करता हूं तो वो लोग मेरी बात का सही से जवाब नहीं दे रहे, तो कृपया करके आप अंदर जाइए और उनसे बात कीजिए। इसके बाद फिर पुलिस अंदर जाती है और स्टाफ से बात करती है, लेकिन स्टाफ पुलिस वालों को भी यही जवाब देता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस बाहर आकर संजय को यही बताती है कि स्टाफ ने हमें ये जवाब दिया, तो संजय कहता है कि आप मेरे कहने से एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, यहाँ से पता लग जाएगा कि मेरी बेटी यहाँ आई थी या नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस दोबारा से अंदर जाती है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए बोलती है, तो स्टाफ कहता है कि हमारे पास उस रूम की चाबी नहीं है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरों का पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है, तो आपको अगर सीसीटीवी फुटेज देखनी है तो आप कल सुबह कॉलेज आना। फिर पुलिस वाले बाहर आकर मनीषा के पिता से कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हो सकता है आपकी बेटी घर वापस आ गई हो या नहीं वापस आएगी तो थोड़ी देर तक वापस आ जाएगी, नहीं तो हम सुबह आकर तो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर चेक कर ही लेंगे, फिर आपकी बेटी का पता लग जाएगा। लेकिन मनीषा के पिता यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने घर पर भी फोन कर पूछ लिया था लेकिन उनकी बेटी घर पर नहीं पहुंची थी। फिर पुलिस वाले मनीषा के पिता से कहते हैं कि आप ये लिखित में रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, फिर आपके केस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद मनीषा के पिता घर वापस आने के बाद 5-6 लोगों को अपने साथ लेकर पुलिस थाने में मिसिंग फाइल रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। इसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है लेकिन फिर भी पुलिस इस केस पर सीरियसली काम नहीं कर रही थी। जब भी मनीषा के घर वाले पुलिस थाने जाकर मनीषा के बारे में पूछते थे तो पुलिस वाले सिर्फ एक ही बात कहते थे कि आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, आपकी बेटी घर पर वापस आ जाएगी। हो सकता है उसने किसी के साथ भागकर शादी कर ली हो और कुछ दिन बाद वह अपनी शादी का कार्ड लेकर आपके घर आए, या हो सकता है वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई हो और कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाए। 6:26 में मेरी घंटी बजी, उसका कट गया। फिर मैंने 6:26 मतलब पूरी नहीं हुई थी, कुछ सेकंड बची हुई थी, मैंने उसके साथ अपना फोन उठाया, साथ ही साथ कॉल किया तो फोन बंद था उसका। ठीक है जी। कल रात में उसका फोन 12:04-5 के ऊपर ऑन हुआ है, रिंग गई है अच्छी खासी, उसके बाद बंद हो गया है। दोबारा हमने कॉल किया तो फिर स्विच ऑफ हो गया है और सुबह ये वारदात मिली गई हमें।
भाग भुग्गी होगी, आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगी। बोला क्यों घबरा रहा है? ये बात होकर के फिर मैं उसको बोला भी हूँ, सर मगर ये तो कोई बात नहीं है, इस काम के लिए नहीं आए आप यहाँ पे, जिस काम के लिए आए ना वो काम करो यहाँ पर। पुलिस वाला उनके साथ कोई बातचीत की है, बोले जी ठीक है कोई नहीं, फिर मिलेंगे हम वहाँ आगे। हाँ, ऐसे कंधे पे हाथ उठ मार के बोले जी कोई नहीं, आप फिर मिलते हैं जी, घर बैठ के मिलेंगे आपसे। ऐसे ऐसे बात हुई उनकी कुछ। पुलिस वाले इस केस को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और मनीषा के पिता की चिंता यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। मनीषा के पिता सोच रहे थे कि उनकी बेटी इतनी शरीफ है और वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले मेरी बेटी के बारे में किस किस तरह की बातें बना रहे हैं, यही सब सोचकर मनीषा के पिता परेशान हो रहे थे। इसके बाद मनीषा के पिता घर वापस आ जाते हैं और अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर खुद ही मनीषा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर मनीषा को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। 13 तारीख का दिन आ जाता है। 13 तारीख को पुलिस के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वह कहता है कि जब वह सुबह अपने खेत में गया था तो वहां पर उसने एक डेड बॉडी देखी और पुलिस से कहता है कि ये बॉडी देखने में बहुत ही भयानक है और आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी की शिनाख्त करती है। तो देखती है कि उसका गला किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया है और उसके चेहरे पर तेजाब डाला गया है। उसके चेहरे पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका जबड़ा दिखाई दे रहा था और जो उसके बालों के बीच में फंसा हुआ था। पुलिस वाले जब बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो वह उसके कपड़ों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, लेकिन उसका चेहरा तो बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर एसिड डाला गया था। इधर पुलिस वाले संजय को भी फोन कर देते हैं कि तुम्हारी भी बेटी 2-3 दिन से गायब है, तो तुम भी एक बार आकर इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लो। तभी संजय मौके पर पहुंचता है तो वह डेड बॉडी के कपड़े देखकर ही पहचान लेता है कि ये उसकी बेटी मनीषा ही है। वह उसको देखकर तुरंत रोना शुरू कर देता है। परिवार वाले भी उसके साथ होते हैं। वह जब मनीषा को देखते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े ही दिखाई देते हैं क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरीके से एसिड से जलाया हुआ था। यहाँ पर उसको देखने से साफ पता लग रहा था कि हो सकता है कि सबसे पहले इसके साथ दरिंदगी की गई हो, उसके बाद इसके गले को किसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया है और उसके बाद फिर उसके चेहरे पर एसिड डाला गया है ताकि उसको कोई पहचान ना सके और इस बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। इन दरिंदों ने उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की थी कि उन्होंने उसके पूरे शरीर पर एसिड डाल दिया था जिससे कि इसका किसी को पता ना लग पाए कि ये लड़की कौन है। लेकिन मनीषा के पिता अपनी बेटी को उसके कपड़ों से पहचान लेते हैं और फिर पुलिस वालों से कहते हैं कि जनाब अब तो मेरी बेटी ने अपनी जान भी गंवा दी है, अब तो आप उस कॉलेज में जाकर उन 3 लोगों से पूछताछ कीजिए जो वहां पर शाम के समय ड्रिंक करके बैठे हुए थे। उस कॉलेज के स्टाफ के साथ ही उन कॉलेज वालों स्टाफ ने कुछ भी किया है। तो उन्होंने कैमरे की फुटेज बाद में दिखाई है? अब तक नहीं दिखाई सर। वो टाइम मतलब 2 बजे के बाद 3 बजे तक बिल्कुल खाली दिखा दिया वो कैमरा। उन्होंने कुछ दिखाया नहीं है, कुछ नहीं दिखाया। और मैं तो सर वो चिप गलनी चाहिए, मेरा तो नहीं गली। पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया है। और उन्होंने आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने से मना कर दिया था। हो ना हो इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। अब तो आप इस केस पर कार्रवाई कीजिए और उन लोगों से पूछताछ कीजिए। दोषी को सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ठीक है, आज मेरी लड़की के साथ हुआ, कल किसी और भाई की लड़की के साथ हो गया ऐसा व्यवहार। ठीक है, इस करके मैं बॉडी का संस्कार तब करूंगा, या मेरे गाँव वाले, ये मेरे चाचा ताऊ सारे, इनके यही है कि हम संस्कार तब करेंगे जब गुनहगार पकड़े जाएंगे। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। फिर मनीषा के फादर अपने वापस गांव आ जाते हैं तो आसपास के गांव वाले और उसके गांव वाले लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अब मनीषा के गांव वाले और मनीषा के परिवार वालों का ये कहना था कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, हो सकता है उनका पुलिस वालों के साथ उठना बैठना हो या किसी
राजनेता या किसी बड़े घराने से वह बिलोंग करते हो या उन्होंने पुलिस को पैसे खिलाए हुए हो, इसलिए पुलिस इस केस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब मनीषा के घर वाले बॉडी को लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक उन दरिंदों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम इस बॉडी का दाह संस्कार नहीं करेंगे, और वह धरने पर बैठ जाते हैं। आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है। मेरी अगली वीडियो इसी केस पर होगी, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो देखना ना भूलें।